वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स दोनों के एमसीक्यू क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखो, क्लास को फील करो और इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 देन मॉड ए इक्वल टू 5 देन 3a का मॉड कितना होने वाला है। देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि जो a है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और मॉड ए की वैल्यू 5 दी है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि के ए का अगर आप मॉड लेते हैं तो वो के क्यूब इंटू मॉड ए के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो कॉन्सेप्ट देखना चाहिए, तभी आप इसको सही से समझ पाएंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के मैंने वीडियो पहले से ही बना रखे हैं, आपको जाकर पहले वो वीडियो देखने चाहिए। खैर, तो ये फॉर्मूला है हमारा मॉड के ए इज इक्वल टू के क्यूब मॉड ए। हमने बताया था वहाँ पर कि क्यों ये के क्यूब मॉड ए होगा, आप उस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। खैर, अब बताओ अगर हम निकालते हैं यहाँ पर 3a तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू मॉड ए। अब बताओ मॉड ए की वैल्यू कितनी दिया है, मॉड ए की वैल्यू है 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 इंटू 5, आंसर आ जाएगा 135। और आप देखो अब कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज करेक्ट आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि मॉड के इज इक्वल टू के क्यूब मॉड ए। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू कॉन्सेप्ट। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट इफ मॉड ए इक्वल टू 0। देखिए सिंपल सी बात है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। अब आप बताओ अगर मॉड ए की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या ए इनवर्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। सो मॉड ए 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए इनवर्स तभी निकलेगा जब मॉड ए 0 ना हो। सो यहां पर देखिए मॉड ए 0 लिखा है, मतलब ये गलत बात है। नाउ सिंगुलर और नॉट सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मॉड ए 0 हो और नॉन सिंगुलर मतलब होता है मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 हो। अब आप एक बात बताइए, खुद समझदार होंगे, ये बताइए क्या ए और सी एक ही चीज है? मतलब एग्जामिनर ने ए और सी दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट में भर दिया है कि भैया मॉड ए इक्वल टू 0 का मतलब ही होता है सिंगुलर, तो देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन खैर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे आज के बाद, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि नॉन सिंगुलर का मतलब होता है मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। और मैंने यहाँ बताया ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि ए होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इफ द वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक दैट मैट्रिक्स इज -7 तो दिस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है? सो एक बात बताइए, आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया होगा। सो डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आपको एक्सपेंड करना होता है। तो देखो जरा सा, अब मान लो 3 4 -1 है, 2 -3 2 है
और 6 माइनस 6 और 5 है, ठीक है। अब इसे आप ट्रांसपोज करोगे, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो चीज़ है ये रो जो होगा कॉलम में हो जाएगा। और मैंने क्या बोला कि आप किसी भी रो और किसी कॉलम को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू सेम आएगी। तो चाहे आप इसको रो में एक्सपेंड करो चाहे कॉलम में, बात तो एक ही है। इसका मतलब कि अगर आप इसके ट्रांसपोज को एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो डिटरमिनेंट आप देख रहे हो इसमें हमने एक जो कॉलम है, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया है। ध्यान दीजिए, हमने कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को आपस में क्या किया है, इंटरचेंज। डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी कहती है कि आप किसी भी दो रो या कॉलम को जब इंटरचेंज करते हो तो उसकी वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाती है। सिंपल लॉजिक, इसे भी याद रखना है अभी, और इसे भी याद रखना है कि जब भी किसी डिटरमिनेंट में आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव टाइम्स हो जाएगी, नॉट नेगेटिव। नेगेटिव टाइम्स मतलब क्या होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, -7। सो आंसर क्या आ जाएगा, +7, क्योंकि आप देखो ये जो कॉलम है 2 और 3 ये आपस में इंटरचेंज हैं। सो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7, और आपका आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर की वैल्यू आएगी 7। क्यों आएगी, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप इसे किसी एक दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव टाइम्स। आप दोनों को एक्सपैंड करके देख भी सकते हो, अगर आपको न समझ में आए इसे एक्सपैंड करो, अपने आप वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू समथिंग है और यहां पर a² + AA + BI की वैल्यू O है, और बताना है A और B की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन हमने लगाए थे, आपको फिर से देख लीजिए। आपको सबसे पहले निकालना होगा a² का मतलब क्या हो गया, 2164, और साथ में यहां लिखेंगे हम लोग 2164, प्लस करेंगे हम लोग स्मॉल a और इसके साथ में करेंगे a हो जाएगा हमारे पास 2164, प्लस करेंगे हम लोग b और i लिख देंगे हम लोग 1001, ठीक है। हमने अभी कुछ नहीं किया है, जो लिखा है हमने वही कर दिया है। इज इक्वल टू O का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, 0 ठीक है। हमने सिंपली a² + AA + BI = 0। अब इसे मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे। सो मल्टीप्लाई करना हमने आपको सिखाया था। ये कितना हो जाएगा, रो का कॉलम के साथ 2 2 4 एंड 1 6 यानी 10 हो जाएगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 के साथ 4 और ये हो जाएगा 6, 10 हो जाएगा। अब इसी रो का इस कॉलम के साथ करेंगे 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4 यानी 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 और 4 6 जा 24। फिर देख लो 6 2 जा 12 प्लस 2 4 जा 4 6 जा 24, ठीक है। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करो 6 1 जा 6 एंड 4 4 जा 16, तो 6 + 16 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा 2A + A 6A और 4A। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा B 0 0 B और इज इक्वल टू यहाँ पर समथिंग लाइक दैट 0 0 0 0, तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए, अब आप समझ सकते हैं आराम से, इसको सॉल्व करके यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जो ये लिखा हुआ था सिंपली उसी को सॉल्व किया है। अब हम इसे ऐड करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। देखिए ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 + 2A + B, 10 + 2A + B, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए क्या होता है, 6 + A और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे उतना ही रहेगा, 6 + A हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो गया, 24 और 12 कितना होगा, 24 और 12 हो जाएगा हमारे पास 36। तो 36 + 6A, 36 + 6A हो गया। और यहाँ देखो 16 और 6 कितना होता है, 16 और 6 हो जाता है 22, और 22 + 2A, तो 22 + 4A + B इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब आपको सिंपली इसको करना है सॉल्व कंपेयर करके। तो आइए कंपेयर करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको यहाँ देखो, तो आप देखो 6 + A = 0, सो A कितना आ जाएगा -6, तो A आ गया -6। अब आप इसे कंपेयर करो या इसे ही कर लो,
इसको कर लेते हैं कंपेयर। देखो यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस 2a प्लस 2 और a की वैल्यू रखो -6 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -12, यहाँ जाएगा -2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ गया 2। देखते हैं -6 और 2 किसकी वैल्यू है, ये है ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्या करना है हमें सिंपली जो लिखा है वही करना है। ए स्क्वायर मतलब ए और ए मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी ए मतलब ए का ए मल्टीप्लाई करेंगे, बी आई मतलब बी का आई मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीनों को सम कर देंगे और फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स को यानी कि प्लेस को हम कंपेयर कर देंगे। मैंने उस क्लास में जहाँ पे मैंने समझाया है वहाँ बताया था कि नाक को नाक से कंपेयर करिए, आँख को आँख से कंपेयर करिए और सारी कान को कानों पर कंपेयर करिए। इस तरह से आप प्लेस को प्लेस से कंपेयर करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास 5th। आपको बताना है x और y में क्या होगा रिलेशन अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो। मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दी है और आप डिटरमिनेंट खोलना जानते हैं। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू आपके पास ये है। सो आप 0 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 एक्सपेंड करेंगे 0 आएगा। सिंपली आपको 1 से एक्सपेंड कर देना है। जैसे ही आप 1 से एक्सपेंड करेंगे क्या मिलने वाला है आपको मिल जाएगा ऐसे। देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो मिल जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये पूरा पोर्शन जाएगा उधर जाएगा 0 हो जाएगा। सो y माइनस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 3x। तो देखिए बहुत ही साधारण सी बात है कि आपको सिंपली क्या करना था, इसको एक्सपेंड करना था और इसकी वैल्यू लिखना था 0। अपने आप y और x में आ जाएगा रिलेशन। और कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, y इक्वल टू 3x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 3 0 इतना कुछ दिया है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल -3, 0 3, 0 और 0, k। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू 9 दिया है। एक तरीका बताया था मैंने कि जब भी आपको MCQ सॉल्व करना होता है तो आप 12th की मेथड सॉल्व क्यों करेंगे, क्यों आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट यूज़ करेंगे। सिंपली 10th का मेथड यूज़ कीजिए, क्योंकि MCQ को सॉल्व तो करना नहीं होता है पेपर पे, आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करने होते हैं कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है या सी सही है। तो सिंपली आप उसे रफ कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो रफ कॉपी तो कोई देकर जाएगा नहीं ना, आप रफ कॉपी जमा करते हो, कोई ये पूछेगा नहीं कि आपने कैसे किया है। तो क्यों हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लगाएं, सिंपली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय द 10th मेथड। और 10th का मेथड क्या था, 1/2। ठीक है, -3 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ लिख देंगे हम लोग ये x1 है, y2 माइनस y3, सो 0 माइनस k, फिर प्लस कर देंगे, फिर हमारा आ जाएगा x2 यानी 3 और y3 माइनस y1, सो k माइनस 0, फिर प्लस 0 और इसके साथ आ जाएगा हमारा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो इधर जाएगा हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा आपका 3k प्लस 3k इज इक्वल टू 18 आ गया, यानी 6k इज इक्वल टू 18 आ गया। k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा 3। सो देखिए k इज इक्वल टू 3 दिया कि नहीं दिया, यहाँ पर k इज इक्वल टू 3 दिया है। सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। देखिए डिटरमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि डिटरमिनेंट से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप पुरानी वीडियो देखिए, पुरानी मतलब इसके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। और वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम लोग इसको बाय द डिटरमिनेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप कर रहे हैं MCQ, जिसे करेंगे आप रफ में, तो आंसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और आंसर हमारा है 3। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। माइनर MIJ ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ डिटरमिनेंट्स इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम डिलीटिंग द। देखिए अब मान लेता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा हुआ और हमने मान लिया यहाँ पर 1 2 3 है, 0 4 5 और 3 4 और 6 ऐसा मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आपसे कि आप इस 5 का माइनर निकालिए, 5 का माइनर। ठीक है, बताओ 5 कौन सा एलिमेंट है। 5 हमारे पास
दूसरा रो और तीसरा कॉलम यानी A23 है 5 की वैल्यू A23 है। अब आप अगर इसका माइनर निकालेंगे तो किस रो और कॉलम को प्रेस करेंगे? आप इस रो को प्रेस करेंगे और इस कॉलम को प्रेस करेंगे, मतलब ये रो और ये कॉलम आप डिलीट कर देंगे। कौन सा रो? दूसरा रो और तीसरा कॉलम। क्यों? क्योंकि आपको A23 ही निकालना था। A23 का माइनर निकालने के लिए आपको दूसरा रो और तीसरा कॉलम करना होगा डिलीट। उसी तरह अगर आप Aij का माइनर निकालते हैं जो कि Mij आएगा, तो इसके लिए आपको ith रो और jth कॉलम को डिलीट करना होगा। सो देखिए ith रो एंड jth कॉलम को आपको डिलीट करना होगा, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फिर समझ लीजिए, अगर आप Aij का अगर आप माइनर निकालना चाहते हैं तो आपको ith रो और jth कॉलम को डिलीट करना होगा, तब आपका Aij का माइनर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। A and B are any 2 and 2 matrix that determinant A plus B implies। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए A प्लस B हमारा 0 है, मतलब कुछ ऐसा दिया है A प्लस B की वैल्यू 0 है। देखिए जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू स्केलर होती है, तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि A प्लस बी को अगर हम एज अ मैट्रिक्स लिखते तो इसको हम O लिखते, भाई सीधी बात है, जीरो मैट्रिक्स। ये क्या है? ये है जीरो मैट्रिक्स। ध्यान देना भैया आप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। देखिए A प्लस बी का जो मॉड है वो 0 है, क्योंकि इसकी एक स्केलर वैल्यू आएगी। लेकिन जब इसे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट में, यानी A प्लस बी एज अ डिटर्मिनेंट में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो अगर आप निकालना चाहते हो A की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 0 O माइनस B। ठीक है, अब दोनों तरफ आप टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, देखिए जैसे आप लोग कहते थे ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, टेकिंग मॉड बोथ साइड, उसी तरह टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड लिखा मैंने यहां पर। बोथ साइड, तो जैसे ही हम ऐसा लेंगे ये हो जाएगा मॉड A, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस मॉड B। अब इसको एक तरफ करिए, देखिए क्या आया, मॉड A प्लस मॉड B इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 0 किस ऑप्शन में दिया है? डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन लगा लिए हैं, लगाने वाले हैं, मतलब 10 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 हमारा कहता है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगर 3a इज इक्वल टू ka है तो आप बताइए k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप इसे भूल जाइए एक तरफ से और आप सोचिए अगर इसे आप लिखते तो कैसे लिखते? क्या ऐसे लिखते? 3 क्यूब इंटू a, ये लिखते ना हम लोग। इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये हो जाता 27a। अब आप इससे कंपेयर करो, देखो k कितना आ रहा है 27। एक बार फिर से देखिए, देखिए 3a को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 3 का क्यूब इंटू a। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 27a। और आपका क्या दिया हुआ है? आपको दिया है k इंटू मॉड a। अब इसे आप कंपेयर करो, बताओ k कितना आ जाएगा? k एग्जैक्टली कितना आएगा? 27। आंसर नंबर इज करेक्ट। ठीक है, अभी बात और बता दूं आपको, जब आप मान लीजिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बुक से या कहीं से भी, और आपको ऐसा लगता है कि कई सारे ऑप्शन ए ऑप्शन को बिलोंग करते हैं, मतलब आपने कई क्वेश्चन लगाया और आपने देखा ए सही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्ज़ाम में आप ए ट्रिक कर जाए, अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप ए टिक मार दें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती है और आपका क्वेश्चन वो गलत होता है तो दूसरा जो क्वेश्चन आपने सही किया है उसका इम्पैक्ट भी उसके ऊपर पड़ता है। तो सही क्वेश्चन ही टिक करें, तुक्का बिल्कुल भी ना मारें, तुक्के मारने से आपका आंसर गलत हो सकता है।
और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो फिर आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि तुक्के से आपको नंबर मिल जाएगा तो फिर एज यू विश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हम लोग का, 10वां क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू बी सेट टू बी इनकंसिस्टेंट इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज। देखिए मैं आपको समझा देता हूं पहले कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। देखिए सॉल्यूशन आपने सुना होगा क्लास 10th में, आपने पढ़ा था यहाँ पर x + 2y = 0 या 2x - 3y = 1, और आपने इसका सॉल्यूशन निकाला था। 3 तरह के होते सॉल्यूशन। पहला यूनिक सॉल्यूशन, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, और तीसरा होता था नो सॉल्यूशन। तीसरा होता था नो सॉल्यूशन। जरा याद करिए, क्लास 10th की बातें याद करिए, ठीक है, बचपन की बातें याद करिए, है ना, आजकल निकला है गाना बचपन का प्यार। सो आप बचपन की बातें याद करिए और देखिए क्लास 10th में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन होता था जब हम चेक करते थे किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन को। ठीक है, यहाँ भी इसी तरह से है। और एक बात याद रखिए, जब हम बात करते कंसिस्टेंट की, मैंने कहा आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, देखिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई ना कोई वैल्यू निकलनी चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। अब आप भी सोचो, जब आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करेंगे, पर डे पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करेंगे, तो नंबर तो मिलेगा ना, या ज़्यादा मिले या कम मिले, भाई मिलेगा तो कंफर्म। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं तो आपको नंबर मिलता है, ये कोई ना कोई नंबर मिलेगा आपको, अच्छे नंबर या थोड़े कम अच्छे नंबर, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सो नो सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। लेकिन जब कोई आंसर ना मिले आपको, नो सॉल्यूशन हो, इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चाहिए इनकंसिस्टेंट। कह रहा है कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x = b सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब कि नो सॉल्यूशन। तो बताइए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज क्या? ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन इज करेक्ट आंसर। अब आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि जब भी आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक हो या ढेर सारे हों सॉल्यूशन निकलेगा। फल थोड़ा मिले या ज़्यादा फल मिलेगा, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट होकर नहीं पढ़ते हैं, इनकंसिस्टेंसी रहती है, इसका मतलब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हमें आंसर मिल गया है नो सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं। इफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पर दिया है कि मॉड ए की वैल्यू 7 है, सो बताइए ए ट्रांसपोज का मॉड कितना होगा? अभी मैंने आपको जब क्वेश्चन बताया था, मैंने कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इसको याद रखिए कि जब आप किसी रो या कॉलम को पलट देते हो, चेंज करते हो और फिर इसको एक्सपैंड करते हो तो वैल्यू सेम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि किसी भी एक रो या कॉलम को एक्सपेंड करना पड़ता है। अब वो चाहे रो में हो या कॉलम में हो, क्या फ़र्क पड़ता है? एक्सपेंड ही तो करना है हमें, तो एक्सपेंड करने की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी एक रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करना होता है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू या ए की वैल्यू सेम आएगी। सो आंसर कितना आ जाएगा? 7। और ये आपका ए आंसर सही है। फिर से बता दूं, अगर बार बार ए ऑप्शन सही आ रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है एग्ज़ाम में भी आप ए ऑप्शन टिक कर दें बिना लगाए हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 12 पे। हमें सॉल्व करना है डिटरमिनेंट को, और ये आप कर सकते हैं। किसी भी एक रो को एक्सपैंड कर लीजिए। सो यहाँ पे 3 है, अब एक्सपैंड करेंगे तो इसको हम प्रेस कर देंगे, क्या आ जाएगा? -4 × -1, ठीक है, और माइनस आ जाएगा 2 × 2, ये हुआ 3। फिर मैं लिया -2 और इसके बाद हम इससे एक्सपेंड करेंगे तो इसको प्रेस कर देंगे, सो आ जाएगा -4 × -1, अगेन आ गया, इसमें प्रेस करेंगे तो आएगा -4 × -1, और इसके बाद आ जाएगा 1 × 2, -1 × 2। फिर हम लिखा -1 तो ये लिखेंगे यहाँ +1 हो जाएगा, सॉरी ये -1 ही रहेगा, सो हो जाएगा -1, और इसके बाद हम प्रेस करेंगे तो आ जाएगा -4 × 2,
और यहाँ आ जाएगा -4 × 2। ठीक है, चलिए ये एक्सपेंड करना आपको आता होगा क्योंकि हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना तो कॉन्सेप्ट आपको आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए ये -8 और -8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 0। इसको भूल जाते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। 3 आ गया, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा +4 और यहाँ क्या आ जाएगा -4, तो भाई ये भी 0 हो गया। अब यहाँ देखो -2, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका +4 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ तो 0 हो गया आपका। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से 2 गया 2 और 2 जब 4 यानी कि -4। -4 यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है और हमने सॉल्व करने में कहीं जल्दबाजी दिखा दी है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहाँ हमने गलती की है। ठीक है, चलिए हम 3 को प्रेस करते हैं और लिखा मैंने -4 × -1 सही है और 2 ये भी सही है। फिर मैंने -2 लिखा यहाँ पर, इसको प्रेस किया, -4 × -1 सही है, इसको प्रेस किया है मैंने और इसके बाद हम लोग 2 × 1 करेंगे, ये भी सही है। -1 को प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा -4, इसको जब प्रेस करेंगे तो हो जाएगा -4 × 2 और फिर -4 × 1 आएगा। देखिए यहाँ गलती हो गई हम लोग को, -4 × 1। ठीक है, हाँ अब देखिए आंसर आ जाएगा हमारा, तो ये 0 हो गया हमारा। यहाँ पे कितना आ गया -4 और इसको चेक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -8 और साथ में आ जाएगा यहाँ पर +4। ठीक है, सो कितना आंसर आ गया अभी आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा हमारा -4 और ये जाएगा +4, यानी आंसर आ गया 0। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, आप जल्दबाजी मत दिखाना, आराम से विथ साइन आपको देखना है कि कहाँ पर प्लस और कहाँ पर माइनस होगा, आराम से लगा सकते हैं, वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX = B इज इनकंसिस्टेंट, फिर से आ गया हमारा इनकंसिस्टेंट, AX = B इनकंसिस्टेंट। तो पहली बात ये ज़्यादा देखिए, अगर A नॉट 0 है, अगर A नॉट 0 है, कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिए। अगर मॉड A नॉट = 0 है, इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर मॉड A नॉट = 0 है। अब अगर मान लीजिए कि मॉड A 0 हो जाए, उस केस में हमारे पास दो बातें हो जाती हैं। पहला, हम चेक करते हैं एडजॉइंट A, हम चेक करते हैं यहाँ पर दो बातें, फिर से देख लेते हैं एक बार। इट्स कॉल्ड एडजॉइंट A और साथ में B। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, अगर 0 हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। और अगर हम बात करें एडजॉइंट A × B की, अगर ये होता है नॉट = 0, इसका मतलब जो सॉल्यूशन हमारा है वो है इनकंसिस्टेंट। तो फिर से समझ लेते हैं हम लोग, अगर मॉड A नॉट = 0 हो तो वेरी इजी इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, यानी सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। अगर मॉड A नॉट = 0 है, मतलब बच्चा फेल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंसी है, बच्चा पढ़ रहा होगा। लेकिन बच्चा फेल हो गया, अगर A = 0 है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो एडजॉइंट A B = 0 होगा या नहीं 0 होगा। अगर एडजॉइंट A और B 0 है, मतलब कंसिस्टेंसी है लेकिन इनफाइनाइटली सोल्यूशन है। कंसिस्टेंसी तो है लेकिन सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको ज़रा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट को याद रखिए, और यहाँ पर होगा नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। तो आप ज़रा इसको एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। अगर A नॉट = 0 है तो कंसिस्टेंसी होगी लेकिन सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। अगर मॉड A = 0 है तो इसका मतलब होगा दो चीज़ें, या तो कंसिस्टेंसी या तो इनकंसिस्टेंसी। अगर ये 0 है तो कंसिस्टेंसी होगी, सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी। अगर नॉट होगा तो इसका मतलब होगा इनकंसिस्टेंस, और आपसे पूछा गया है इनकंसिस्टेंट, मतलब हमारा आंसर तो ये होने वाला है। सो आंसर नंबर C इज करेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। मुझे लगता है कि इस बार एग्ज़ाम में ये आएगा, अगर अच्छा पेपर बनता है तो, और पेपर होता है तो।
गौर से प्रे करता हूं मैं कि पेपर हो, क्योंकि पिछली बार पेपर नहीं हुआ था, इस बार पेपर होना चाहिए। सो मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, कंसिस्टेंसी नो यूनिक सोल्यूशन। मॉड ए इक्वल टू 0 दो केस बनता है, एडजॉइंट ए और बी इक्वल टू 0 होता है तो कंसिस्टेंसी होगी और सोल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, और एडजॉइंट ए और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इनकंसिस्टेंसी होगी एंड मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर 3 पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर, इसका मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही सीध में है। इसका मतलब कि यहां से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा और ट्रायंगल एरिया कितना हो जाएगा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, आप बनाइए डिटरमिनेंट, तो हो जाएगा आपका x1 y1 z1 इज कॉल्ड x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3। यही होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इसी चीज़ को आपको यूज़ करना है और लिखना है इसकी वैल्यू 0, क्योंकि आप कह रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, a c 1 0 1 c b, और आप कह रहे हो इसकी वैल्यू 0 है। क्यों 0 है भैया? क्योंकि ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल और 0 कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये है कोलिनियर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले लेते हैं हम लोग इस a को, तो a लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, इसको प्रेस करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 0 माइनस सी आ गया। फिर हमने माइनस a लिया और फिर प्रेस किया इसको हमने, तो कितना आ जाएगा b माइनस सी। फिर हमने c को प्रेस करेंगे, c प्रेस करेंगे कितना आ जाएगा, c प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c माइनस 0 और इक्वल टू आ गया 0। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा माइनस ए सी, यहाँ आ जाएगा माइनस ए बी प्लस ए सी, और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ए सी यहाँ से कट जाएगा और क्या मिलेगा आपको, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। और अगर ऐसा होता है, अगर ए बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, देखिए अगर ऐसा होता है तो जी पी तब होगा जब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मतलब ये जी पी में नहीं है ना ए पी में है। तो किस में भैया है, ये किसी में नहीं है। आंसर नंबर हो गया सी, ना ये ए पी है और ना ये जी पी है। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो फिर समझ लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपको 0 करना है। जैसे ही आप एरिया ट्रायंगल 0 करेंगे आपको मिलेगा इक्वेशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और इसका मतलब होता है कि ना तो ए पी ना तो जी पी। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर माइनर लिखना है 2 3 का। भाई A23 का माइनर कैसे आएगा, जब आप सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को कर दोगे प्रेस, तो क्या होगा माइनर, तो इसका जो माइनर होगा A23 का माइनर 2 3 वो कितना हो जाएगा, सो प्रेस करो आप, 5 2 जा 10 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7। आंसर आ गया 7, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बहुत छोटे क्वेश्चन है ये। अब कह रहा है कि फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, फिर से बताना है आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप चेक करिए मॉड इक्वल टू 0 है या फिर मॉड इक्वल टू नॉट 0 है। अगर नॉट 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये 0 हो गया तो फिर आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, बात की बात है। क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब अगर सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली ए 0 नहीं आएगा। जब इसे मॉड ए सॉल्व कर, मॉड ए क्या है यहाँ पर, मॉड ए हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स। मतलब ए मिलेगा हमें 1 3 3, यहां मिलेगा 1 4 3 1 3 4, ये ए। तो जब मॉड ए निकालोगे तो आपको मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 मिल जाएगा, मतलब हो जाएगा नो सोल्यूशन, सॉरी यूनिक सोल्यूशन। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। फिर से समझ लीजिए, मॉड ए की वैल्यू अगर 0 होती है तब तो कंफ्यूजन है कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए, तब हम एडजॉइंट ए देखेंगे। लेकिन जब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब सिंपल बात है कि सोल्यूशन होगा हमारा यूनिक सोल्यूशन, यानी कंसिस्टेंसी। सो यहाँ कंसिस्टेंसी है और यूनिक सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 की। देखिए यहाँ पर, इन अ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स ईच एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 टर्म्स
Each element of the second column consists of sum of 3 terms. Each element of third column consists of sum of 4 terms. That it can be decomposed into a determinants where n has value. देखिए ये कह रहा है, पहले बताओ कॉन्सेप्ट अब क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लीजिए कुछ इस तरह से है, कुछ मान लीजिए इस तरह से है, और यहां पे लिखा है, कुछ मान लेते हैं, नंबर मान लेते हैं, 1 0 2 मान लेते हैं यहां पर, और 3 4 6 मान लेते हैं। ठीक है, इसको आपको लिखना है, एक्सपेंड करना है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि इसे आप लिख सकते हो इसके दो फॉर्म में, मतलब ए बी सी के साथ आप इसको लिख सकते हो, और प्लस करके आप इसे एक्स वाई जेड के साथ भी लिख सकते हो। ये कहता है डिटरमिनेंट हमारा। तो फिर से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट हमारा है इसे आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो पहला रो हमारा है, पहला कॉलम, इसमें दो चीजें हैं, दो लोगों का सम है, मतलब कोई एक चीज लिखा यहां पर और सम लिखा यहां पर, दूसरी चीज है यहां पर। ठीक है, जो दूसरा कॉलम है उसमें 3 लोगों का सम है, एक टर्म प्लस दूसरा टर्म और प्लस तीसरा टर्म। ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं कौन से बता रहा हूं कॉन्सेप्ट आपको, ये देखिए ध्यान से। कह रहा है कि पहला जो कॉलम है उसमें 2 लोगों का सम है, दूसरा कॉलम में 3 लोगों का सम है, और चौथा कॉलम में 4 लोगों का सम है, 1 2 3 और 4। ध्यान दीजिए, पहले कॉलम में 2 टर्म्स का सम, दूसरे कॉलम में 3 टर्म्स का सम, और तीसरे कॉलम में 4 टर्म्स का सम है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताना ये है कि यहां से जो मैट्रिक्स आप ब्रेक करेंगे वो मान लेते हैं एन मैट्रिक्स आएंगे, एन डिटरमिनेंट्स आएंगे, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, कुल मिलाकर आप कितने डिटरमिनेंट में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट कहता है, याद रखिए, अगर पहले कॉलम को आपने 2 टर्म में ब्रेक किया, दूसरे कॉलम को 3 टर्म ब्रेक किया, और चौथे को आपने 4 टर्म ब्रेक किया, तो टोटल जो डिटरमिनेंट आएगा वो आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 3 4, दैट इज कॉल्ड 24। कुछ याद आ रहा है? हमने क्लास 11th में कहा था, पढ़ाया था मैट्रिक्स, वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और वहाँ हमने बताया था कि इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से, इसको अरेंज कर सकते हैं 3 तरीके से, इसको अरेंज कर सकते हैं 4 तरीके से। तो नेट कितने वे हो गए आपके पास? तो नेट वे हो जाता है 2 × 3 × 4, दैट इज 24। तो ये तरीका हमने पढ़ा था क्लास 11 में परमुटेशन के चैप्टर में, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं सिंपली एज अ फॉर्मूला कि अगर आप पहले कॉलम को पी वे से, तो पी उसमें अगर टर्म्स का सम है, दूसरे कॉलम में अगर क्यू टर्म का सम है, तीसरे कॉलम में मान लीजिए आर टर्म का सम है, तो नेट जो आपका आएगा मैट्रिक्स वो आएगा पी क्यू आर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आप निकाल सकते हैं इसको, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपको यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे, किसी भी रो किसी कॉलम को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे करते हैं हम लोग यहाँ पर। इफ ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन कौन सा सही है? देखिए, अगर ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज का जो हमारे पास ए ट्रांसपोज का जो मॉड होगा वो मॉड ए के बराबर होगा क्लियरली। अगर ए और ए डैश आपस में ट्रांसपोज हैं तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, अभी मैंने बताया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम लोग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को इक्वल कर देना है, x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए 2x × 2 कर लीजिए यहाँ पर, -1 × 4 कर लीजिए यहाँ पर सिंपली, इज इक्वल टू 3 × 1 कर लीजिए, और -2 × 0 कर लीजिए। सिंपल आ जाएगा यहाँ 4x, यहाँ पे आ जाएगा +4, और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको इधर ले जाएंगे, 4x आ जाएगा हमारे पास -1, x इक्वल टू आ जाएगा -1/4, और आंसर नंबर हमारा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है, लॉग देख के डरना नहीं है, लॉग सॉल्व करना है हम लोग को, सिंपली इसका से मल्टीप्लाई करना है, इसका से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 512 × log 4 9। ठीक है, ये हो गया। चलिए माइनस ये हो गया आपके log 4 3 × log 3 8।
अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने जो सॉल्व किया है इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। 512 को जो हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग इसको log 3 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, ठीक है। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, इनटू log 4, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस log 4 3 इंटू log 3 8, ठीक है। अब देखो 3 इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 log 3 8, यहाँ कितना हो जाएगा इंटू 2 log 4 3 माइनस log 4 3 इंटू log 3 8। सिंपली मैंने यहाँ पर रूल लगाया ये वाला कि log m की पावर जो n होता है वो होता है n log m। हमने इसी का इस्तेमाल किया अभी तक और इसके बाद हमने एक्सपैंड कर दिया है। अब देखो क्या करना है, कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग। कॉमन लीजिए, ये हो गया 6। अब हम कॉमन ले सकते हैं क्या, log 4 3 ये और log 3 8, ये कॉमन लेते हैं हम लोग, log 3 8 और साथ में इंटू log 4 3 कॉमन लिया। यहाँ कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 5 आ गया। तो बेसिकली हमारे पास आ गया है अब 5 log 3 8 इंटू log 4 3। अब हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप लिखते हो log a b, लिख सकते हो आप log b अपॉन log a एट एनी बेस, जो भी आपका मन करे आप किसी बेस पर इसको सॉल्व कर सकते हो, ए बी को log b अपॉन log a। चलिए सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा इसी बेस पे इज इक्वल टू 5 था, डेल्टा की वैल्यू है 5, और ये हो जाएगा log 8 अपॉन log 3। यहाँ लिखिए log 3 अपॉन log 8, और बेस जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं आप, चाहे तो ई लिख लीजिए यहाँ पर, या बेस ना लिखे कोई समस्या नहीं है कि 3 3 कट जाएगा यहाँ से, और आंसर आ गया यहाँ पर 5। और यहाँ पे आ गया हमारे पास log 8, लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और यहाँ कितना आ जाएगा log e, यहाँ सेम है, ये भी कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा log 3 अपॉन log 4, आप देखिए आ जाएगा यहाँ पर, और अब सही है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का 2, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा log 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 log 2, और log 2 कट गया, आंसर आ गया 15/2, और ये आंसर डेफिनेटली मैच करेगा। दिस आंसर इज फर्स्ट ए। फिर से ए आ गया, और ए का मतलब ये नहीं होता है कि आप एग्जाम में ए ऑप्शन टिक करेंगे। तो फिर समझ लीजिए क्या करना होता है हम लोगों को, सिंपली इसे ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद हमें इसे ऐसे फॉर्म में चेंज करना है ताकि हम कॉमन ले सकें, और हमें इसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी जो कट जाएगा, उसके बाद हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और कट के 15/2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 की। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 सच दैट मॉड इक्वल टू 3, तो एडजॉइंट ए कितना होगा। फॉर्मूला, एडजॉइंट ए का मॉड होता है मॉड ए n-1। n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए व्हाट इज दैट, सो एडजॉइंट ए जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा मॉड ए। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ है 3 into 3, सो हो जाएगा 3 - 1, दैट इज मॉड ए की पावर 2। मॉड ए कितना दिया हुआ है 3, तो आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद रखिए, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए की पावर n-1, वेयर n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आप ऑर्डर मैट्रिक्स अगर 3 है तो 3 - 1 हो जाएगा, अगर 2 है तो 2 - 1 यानी मॉड ए हो जाएगा।